इसी चैप्टर में अपन आगे की तरफ बात करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक अपना है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पेन ले लूं। हम्म, The nutrient cycle is a system where energy and matters are transferred between living organism एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। न्यूट्रिएंट साइकिल एक न्यूट्रिएंट की साइकिल एक पूरा एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे एनर्जी का भी ट्रांसफर होएगा या फिर किसी एनर्जी के अलावा किसी पदार्थ का भी ट्रांसफर हो सकता है। और ये ट्रांसफर बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, अलग अलग जीवों के बीच में भी हो सकता है, या फिर एनवायरनमेंट से किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो सकता है। मतलब लिविंग टू नॉन लिविंग ट्रांसफर भी हो सकता है एनर्जी और मैटर्स का। ठीक है, this occurs as animals and plants consume nutrients found in the soil, and these nutrients are then released back into the environment via death and decomposition. अब मान लो कि ये क्या बोल रहा है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ओवर द लाइफ टाइम इसने या तो मान लो कि जो अपनी जमीन पे फसल खड़ी थी इस पे फीड किया होगा, या फिर कोई और चीजों को फीड किया होगा। ठीक है, तो इसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स गए। ठीक है, इसकी बॉडी में वो मिनरल्स गए। ठीक है, अब जब ये ऑर्गेनिज्म अपने पास रखेगा, मान लो उसको कार्बन चाहिए या फास्फोरस चाहिए या वाटर चाहिए लिविंग के लिए। ठीक है, अब जब ये ऑर्गेनिज्म मरेगा या मरेगा तो ठीक है, अब इसकी बॉडी का जो डिकम्पोजर्स मैंने आपको पीछे बताए थे वो इसकी बॉडी का डिकम्पोजिशन कर देंगे, तो ये सारी चीजें हैं एनवायरनमेंट में वापस रिलीज हो जाएंगी फ्रीली। ठीक है, इसके बाद में मैं बायोजियोकेमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल के कंपोनेंट्स के बारे में बता देती हूँ, किस टाइप से फर्दर अपन इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल क्यों बोला है? बायोलॉजिकल एरियाज को भी कवर कर रही है एज वेल एज जियोग्राफिकल एरियाज पे भी ये डिपेंड कर रही है, और कुछ केमिकल्स का ट्रांसफर भी हो रहा है, कुछ केमिकल्स की कुछ केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे परफॉर्म की जा रही है, इसलिए अपन ने इसको बोल दिया कि ये बायोजियोकेमिकल साइकिल है, पूरा चक्र चल रहा है ऐसा। ठीक है, साइक्लिक मैनर में चल रही है, मतलब ये पूरा सिस्टम रिपीट होता जाएगा ओवर द टाइम, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब एक होती है गैसियस साइकिल, दूसरी होती है सेडिमेंट्री साइकिल। ओके, गैसियस साइकिल में कौन कौन सी चीजें आती है इसको आप ध्यान में रखोगे। गैसियस साइकिल में आता है अपना नाइट्रोजन, कार्बन, इसके अलावा ऑक्सीजन, और इसके अलावा वाटर। वाटर क्योंकि वेपराइज होएगा, ठीक है, तो ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इन सारी चीजों को अपन रखते हैं गैसियस साइकिल में। इसके अलावा होता है सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल में अपन इंक्लूड करते हैं फास्फोरस साइकिल को और सल्फर साइकिल को। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन न्यू बनता है कि कौन कौन से साइकिल गैसियस साइकिल परफॉर्म करती है, कौन सी सेडिमेंट्री साइकिल परफॉर्म करती है, और कौन सी साइकिल्स है जो दोनों गैसियस, उसकी जो पूरी साइकिल है उसमें गैसियस फेज भी आ रहा है और सेडिमेंट्री फेज भी आ रहा है। तो इनको अच्छे से लर्न करने के लिए मैंने आपको ये साइड में हाथ से लिख के बताया है। जो गैसियस साइकिल है वो कौन कौन सी है, तो उसको याद रखने के लिए अपन कर लेंगे नो एस सी। ठीक है, नो एस सी। ओके, फिर जो सेडिमेंट्री साइकिल्स है, ठीक है, सेडिमेंट्री साइकिल में कौन कौन सी चीजें आती है, तो एस, सी और पी याद रह जाएगा ना। एक जो गैसियस साइकिल है उसमें तो नो एस सी है, और जो अपनी सेडिमेंट्री साइकिल है उसमें एस सी और पी है। ठीक है, अब ये जो एस सी है, ठीक है, ये कॉमन है दोनों में। ये गैसियस साइकिल भी परफॉर्म करती है ये वाली साइकिल्स, और सेडिमेंट्री साइकिल भी परफॉर्म करती है। ठीक है, तो कौन कौन सी साइक्लिंग में दोनों चीजें पाई जाती है, गैसियस एज वेल एज सेडिमेंट्री साइकिल, तो सल्फर साइकिल में और कार्बन साइकिल में। ठीक है, जबकि टिपिकली सेडिमेंट्री साइकिल कौन सी है,
ये क्वेश्चन आ जाए मान लो टिपिकली सेडिमेंट्री साइकिल किस में होती है, कौन सी साइकिल परफॉर्म करती है, तो अपन को एग्जांपल देना है फास्फोरस साइकिल का, ठीक है। ये चीज भी आप अच्छे से ध्यान में रखोगे, इवन ये पूरी चीज ही ध्यान रखोगे। गैसेस कौन सी है, नो एससी और एससीपी में सेडिमेंट्री, कॉमन कौन है, एससी, ठीक है। आपने कभी लो फ्लोर बस में ट्रेवल किया होगा तो वहां पे बोलते हैं ना एससी है, एससी का मतलब वो स्टूडेंट कैटेगरी, ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना एससी, ठीक है। पी इधर कर लेना, नो एससी। कभी कभी जब जब पब्लिक हॉलीडेज होते हैं तो एससी टिकट वैलिड नहीं होती, ठीक है, तो नो एससी, बाकी दिन पी। ओके, इसके बाद में अपन कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल अपने सिलेबस में मेंशन की हुई थी, ठीक है, तो इनको अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन साइकिल के बारे में, ठीक है। Carbon cycle is the process where carbon compounds are interchanged among the biosphere, geosphere, pedosphere, hydrosphere and atmosphere of the earth. अब कार्बन साइकिल में कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स है उनका एक्सचेंज किन किन के बीच में हो सकता है, बायोस्फीयर के बीच में, जियोस्फीयर, पेडोस्फीयर, पेडो रेफर्स फॉर द सोइल, सोइल से कोई ऑर्गेनिज्म में जा सकता है, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है, एटमॉस्फेयर अपना एटमॉस्फेयर है ही। अब कार्बन साइकिल के अलग अलग स्टेप कौन कौन से इनके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। फॉलोइंग आर द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कार्बन साइकिल। कार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज अब्सॉर्ब्ड बाय अ प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, पता है ये चीज अपन को। These plants are then consumed by animals. कोई भी कोई भी प्लांट है उसने फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया परफॉर्म करी थी, एक्शन परफॉर्म किया था, ठीक है, तो उस टाइम अपन को कार्बन की नीड हुई थी। अब जो प्लांट प्रोड्यूस हुआ है उस पे कोई एनिमल ने फीड कर लिया तो वो कार्बन का कुछ अमाउंट एनिमल की बॉडी में भी तो जाएगा, इन कार्बन गेट बायो एक्यूमुलेटेड इनटू देयर बॉडीज। अब एक्यूमुलेशन हो जाएगा एनिमल की बॉडी के अंदर, प्लांट से एनिमल तक आ गया है, ठीक है। दीज एनिमल्स एंड प्लांट इवेंचुअली डाई एंड अपॉन डीकंपोजिंग कार्बन इज रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका जब डीकंपोजिशन होगा, कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मरेगा तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स है वो सारे एनवायरनमेंट में वापस रिलीज हो जाएंगे, इसीलिए तो ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस है। फिर वो जो कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट में रिलीज हुए हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के काम आ जाएंगे, ठीक है। सम ऑफ द कार्बन that is not released back into the atmosphere eventually become fossil fuels। अब जो जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स आगे जाके यूज नहीं हो पाए थे इस साइकिल में, तो वो ओवर द टाइम बहुत लंबे टाइम तक दबे पड़े रहेंगे और फोसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। These fossil fuels are then used for man-made activities which pump more carbon back into the atmosphere। अब यहाँ पे मैंने आपको कार्बन साइकिल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, ठीक है, कि पूरे एनवायरनमेंट को कंसिडर करो, कहाँ कहाँ कार्बन किस किस फॉर्म में यूज हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले बता रही थी ये जो मेरी लेजर लाइट है इस पे अच्छे से फोकस करना। मैं आपको पहले बता रही थी कि कोई भी इंडिविजुअल प्लांट जब ग्रो करेगा, ठीक है, तो कार्बन की नीड होगी, फोटोसिंथेसिस करेगा, सन प्रेजेंट है, ठीक है, सन से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा तब भी इसको कार्बन की नीड है। अब इसके ऊपर अगर यदि किसी ने फीड कर लिया किसी एनिमल ने इस प्लांट के ऊपर, तो इस ये कार्बन का एक्यूमुलेशन इसकी बॉडी में भी हो गया। ये दोनों जब मर जाएंगे, एक दिन जब प्लांट मरेगा और किसी एनिमल ने कार्बन का कंज्यूम किया वो दोनों मर जाएंगे, तो ये यहाँ पे डेट्राइटस फूड चेन जलाएंगे। डेट्रीवोर्स वो इनको वापस फ्री कर देंगे, इन कार्बन मॉलिक्यूल्स को वापस एनवायरनमेंट में फ्री कर देंगे। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात अपन करते हैं, अगर यदि अपन बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फ्यूल वुड एंड ऑर्गेनिक डेब्रिस, अगर ये अपन लकड़ियों को जलाएंगे या ऑर्गेनिक डेब्रिस को जलाएंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक किसी भी कचरे को जलाएंगे तो भी कार्बन रिलीज होगा, और ये जो कार्बन रिलीज होगा ये वापस चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। यहाँ से भी ये चीजें, यहाँ पे तो
इतनी देर मैंने क्या बताया था कि एटमॉस्फेयर से ये चीजें कंज्यूम की जा रही है, कार्बन को कंज्यूम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। जब अपन ने फोसिल फ्यूल जलाया, ठीक है, या फिर लकड़ियां जलाई या किसी भी ऑर्गेनिक कचरे को जलाया, तो ये कार्बन को रिलीज करेगा जो कि एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ऑयल्स और गैस जो पाए जाते हैं, वो भी एक अच्छा खासा कार्बन का सोर्स कंसीडर किया जा सकता है। इसके अलावा जो कोयला पाया जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज कोल, ठीक है, ये भी कार्बन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, और अगर भी इसको जलाएंगे तो वापस क्या होएगा, कार्बन फ्री हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसके अलावा एक बात और करते हैं, समुद्र में बात करो, लाइमस्टोन एंड डोलेमाइट की जो चट्टानें पाई जाती है, ठीक है, ये इनमें भी कार्बन का अच्छा खासा अमाउंट पाया जाता है। इसके अलावा कुछ एक्वेटिक एनिमल्स में और अपन बात करते हैं, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर में CO2 थी, वो कहीं ना कहीं वाटर में भी जाके डिसॉल्व होने वाली है, ठीक है। अब जब वाटर में डिसॉल्व होएगी तो जो वाटर में ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, वो कैल्शियम के फॉर्म में जो अपने ऊपर जो शेल बनाएंगे, कैल्केरियस सेडिमेंटेशन हो जाएगा इनकी बॉडी पे, उस फॉर्म में ये इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। और जो डिके ऑर्गेनिज्म है, उनमें उनसे CO2 वापस जो कार्बन है वो वापस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से जितनी जगह पे कार्बन का यूज हो सकता है अपने एटमॉस्फेयर में, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब अपन सबसे पहले देखते हैं कार्बन साइकिल ऑन लैंड। अपनी अर्थ जो अपना थल थल पे कार्बन साइकिल की प्रक्रिया किस टाइप से हो सकती है भूमि पर, ठीक है। कार्बन इन द एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2, ओके। कार्बन enters the atmosphere through natural process such as respiration and industrial application such as burning fossil fuels. The process of photosynthesis involves the atmosphere of CO2 by plants to produce by uh, plants to produce carbohydrate. फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी, फिर फोटोसिंथेसिस के थ्रू कोई भी प्लांट CO2 को अब्जॉर्ब कर लेगा, फिर कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट ये फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट का केमिकल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, तो वो होता है जो मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन में मेंशन भी कर रखा है, CH2O का होल मल्टीपल टाइम्स, ओके। अब जब CO2 पड़ी थी मेरे पास एनवायरनमेंट में, ठीक है, H2O थी, प्लस एनर्जी भी थी, इन सब ने मिलके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लिया, प्लस एनर्जी रिलीज हो गई। अब यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी एरर है, आप ध्यान रखना, ये O2 ऐसे लिखा जाता है, अपन को सबको बचपन से पता है CO2 है, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। कार्बन कंपाउंड्स आर पास्ड अलोंग द फूड चेन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, प्रोड्यूस करने वाले से कंज्यूमर में ये ट्रांसफर होगा, अपन को पता है। द मेजोरिटी ऑफ कार्बन एग्जिस्ट इन द बॉडी in the form of carbon dioxide through the respiration, ठीक है। The role of decomposers is to eat dead organism and return in the carbon form their body back into the atmosphere, जो मैंने बात आपको पहले बताई थी वही घूम फिर के वापस वापस आती जा रही है, ठीक है। अब इक्वेशन क्या है इस प्रोसेस के लिए, कार्बोहाइड्रेट है प्लस ऑक्सीजन है। अब ये आगे जाके जब कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, ठीक है, तो ये वापस जाके फ्री हो जाएंगे कार्बन CO कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O के फॉर्म में, ठीक है। अब मैंने बोला था कि कार्बन साइकिल एक तो लैंड एरियाज पे चल रही है, इसके अलावा ओशियन में भी चल रही है, वाटर में भी चल रही है। इसकी क्या कहानी रहने वाली है, इसको अपन देखेंगे, ठीक है। दिस इज एसेंशियली अ कार्बन साइकिल बट इन दी सी, कार्बन साइकिल तो, लेकिन ये समुद्र में कंप्लीट होने वाली कार्बन साइकिल है। इसके बारे में देखते हैं क्या कहना है इसका। इकोलॉजिकली ओशियन टेक इन मोर कार्बन देन इट गिव्स आउट। ये ओशियंस जो होते हैं वो कार्बन को लेंगे तो ज्यादा, लेकिन इतनी कार्बन को वापस प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, हेंस इट इज कॉल्ड अ कार्बन सिंक। इसी कारण इसको कार्बन सिंक बोला जाता है, मतलब कितने भी कार्बन ले आओ ले आओ ले आओ ये ले लेंगे, ठीक है। लेकिन जब इनको बोलेंगे कि तुम चलो कार्बन को रिलीज करो, तो ये बोलेंगे नहीं, हमारे पास तो नहीं है कार्बन रिलीज करने के लिए, ठीक है। Marine animals convert carbon to calcium carbonate
and this forms a raw building material required to create hard shells, similar in the one found in the क्लेम एंड ओयस्टर। ठीक है। अब मैंने जो पीछे वाला आपको डायग्राम बताया था, तो किस टाइप से शेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है इधर नीचे की तरफ, कैलकेरियस सेडिमेंटेशन, और जो समुद्री जीव है उनमें शेल का फॉर्मेशन किस टाइप से हो रहा है वो मैंने बताया था। तो वो वाली बात यहाँ पे इन्होंने दोबारा एक्सप्लेन करी है। When organism with calcium carbonate shell die, their bodies decomposes, leaving behind their hard shell। तो अब जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाएगा तो वो उसकी शेल वापस सॉफ्ट होने लगेगी, ठीक है। अब वो शेल तो मर गए तो शेल तो वहीं रह गई, फिर वो धीरे धीरे उसका डिके होने लगेगी, फिर वो कार्बन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। यही वाली कहानी वापस यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई है। अब कार्बन साइकिल की इम्पोर्टेंस क्या क्या है अपने एनवायरनमेंट में, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। रेगुलेट्स एटमोस्फियर, सपोर्ट कर रहा है फोटोसिंथेसिस को, इन्फ्लुएंस ऑक्सीजन प्रोडक्शन, अफेक्ट करेगा क्लाइमेटिक चेंजेस को, रेगुलेट करेगा ओशियनिक एसिडिटी को, ठीक है। इसके अलावा सपोर्ट करेगा इकोसिस्टम हेल्थ को, इसके अलावा मिटिगेट्स क्लाइमेटिक चेंजेस। ओके, ये इसके इंपॉर्टेंस देख लिए अपन ने कार्बन साइकिल के। अब कार्बन साइकिल के अलावा अपने सिलेबस में एक साइकिल और मेंशन की हुई थी, वो है फोस्फोरस साइकिल। टिपिकली सेडिमेंट्री साइकिल है, ये चीज आप इसके बारे में ध्यान रखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये फोस्फोरस साइकिल होती क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे अपन, ठीक है। The phosphorus cycle describe the movement of phosphorus through the lithosphere, hydrosphere and biosphere। सोर्सेज क्या क्या है फोस्फोरस के? फोस्फोरस प्राइमरली ओरिजिनेटेड from the weathering of rocks and minerals, releasing phosphate ions into the soil and water। अब सोर्सेज बता दिए मैंने फोस्फोरस के, इसके अलावा अब्जॉर्प्शन कैसे कर रहे हैं प्लांट्स? प्लांट अब्जॉर्ब फोस्फेट आयन फ्रॉम द सोइल, सोइल के थ्रू करेंगे, थ्रू दियर रूट्स, रूट के थ्रू। अब सोइल के अंदर तो प्लांट की रूट्स ही रहने वाली है, वहां से वो फोस्फोरस को अब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। Phosphorus is essential nutrient for plant growth, particularly in processes like photosynthesis, energy transfer and DNA synthesis। Okay? जितनी भी बेसिक बेसिक सारी प्रोसेसेस कंप्लीट होने वाली है उनमें फोस्फोरस अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब ये कंज्यूमर को, प्लांट तो क्या होता है अपना प्रोड्यूसर होता है, ये कंज्यूमर को ट्रांसफर किस टाइप से होगी? तो फोस्फोरस मूव थ्रू आउट द फूड चेन एज प्लांट आर कंज्यूम्ड बाय herbivore and then carnivore। It become incorporated into the tissues of animals। फिर वो टिश्यू, एनिमल टिश्यू में जाके एक्यूमुलेशन हो जाएगा उनका, ठीक है। तो जो बात मैंने पीछे बताई थी सेम बात रिपीट यहाँ पे हो रही है। क्या? कि सबसे पहले प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर ने लिया सोइल से फोस्फोरस को, ठीक है। अब प्रोड्यूसर के ऊपर प्राइमरी हर्बीवोर फीड कर रहे हैं, तो ये प्रोड्यूसर से गई हर्बीवोर में, हर्बीवोर के ऊपर कौन फीड कर रहा है? कार्निवोर, तो ये कार्निवोर में चली गई, कार्निवोर के टिश्यूज में कुछ टाइम एक्यूमुलेट रही, और जब ये मर गए, ये मर गए, ये मर गए, तो एनवायरमेंट में वापस रिलीज हो गई, ठीक है। Decomposition and recycling. Upon death and decomposition of plants and animals, phosphorus return to the soil or water, where it is made available for uptake by plants again. Okay. अब phosphorus cycle के sedimentation and geographical processes के बारे में अपन देखते हैं। Over the time, phosphorus in the soil may become part of sedimentary rocks through geographical processes like sedimentation and uplift, locking it way from the biotic components of the cycle for long periods। अब फोस्फोरस साइकिल के ऊपर ह्यूमन इम्पैक्ट किस किस टाइप से उसको प्रभावित कर रहे हैं उसके बारे में अपन देख लेंगे, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज माइनिंग, एग्रीकल्चर, एक्सेसिव यूज ऑफ फोस्फोरस फर्टिल, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के दौरान अगर अपन फोस्फोरस फर्टिलाइजर्स का एक्सेस में यूज कर रहे हैं वो, एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कैन डिस्टर्ब द फोस्फोरस साइकिल, ये सारी चीजें फोस्फोरस साइकिल में डिस्टरबेंस क्रिएट करने का काम कर रही है, लीडिंग टू एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? आगे के चैप्टर में शायद तक आपके नाम आएगा कि किसी भी एक न्यूट्रिएंट का लेवल कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जाना, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो फोस्फोरस इज एसेंशियल फॉर वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग एनर्जी ट्रांसफर, एटीपी,
एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस में भी काम आता है। डीएनए के स्ट्रक्चर में मैंने आपको मोलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ाया था फास्फोरस का क्या रोल है, एंड सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। देयरफॉर द फास्फोरस साइकिल इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग द प्रोडक्टिविटी एंड बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। ओके, अब पूरी साइकिल जो अपन ने पढ़ी है फास्फोरस, कार्बन और ये, इनका कंक्लूजन क्या है? फास्फोरस की साइकिल का कंक्लूजन देता है, अंडरस्टैंडिंग द फास्फोरस साइकिल इज क्रूशियल for sustainable management of phosphorus resources, reducing pollution को reduce करने का काम कर रहा है, and preserving ecosystem health, और ecosystem की health को preserve करने का काम कर रहा है। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब फास्फोरस साइकिल को अपन डायग्रामेटिक फॉर्म में देख लेते हैं। सबसे पहले कहानी चालू करते हैं, मिट्टी ने क्या की, ठीक है। तो मिट्टी में फास्फोरस आया कहाँ से? तो सबसे पहले था रॉक्स के पास में। रॉक से वेदरिंग की प्रोसेसेस होती गई और रॉक एक टाइम में सोइल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब ये सोइल से हो सकता है कि प्लांट में चली जाए, ठीक है। अपटेक की है किसने? किसी भी प्रोड्यूसर ने, तो ये प्लांट में चली गई, ठीक है। अब प्लांट को कंज्यूम किया कंज्यूमर ने। अब यहाँ से ये डेट्राइटस के पास गई और डेट्राइटस ने वापस मिट्टी में मिला दी। डेट्राइटस डिकम्पोजिशन करेगा और ये मिट्टी में मिल जाएगी, ठीक है। ये कहानी है अपने फास्फोरस साइकिल के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना है इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन is a series of changes that occur in an ecological community over time, ठीक है। साइड वाले डायग्राम को मैं पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले देखो, ये वाला जो लैंड है, लैंड एरिया है, यहाँ पे सिर्फ पानी है और एक भी वनस्पति ने ग्रो नहीं किया हुआ, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स तक यहाँ पे पता नहीं क्यों लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स भी नहीं है। दिख रहे हैं क्या इस डायग्राम में? ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ यहाँ पे, सबमर्ज प्लांट स्टेज आई। तो सबमर्ज का मतलब क्या है कि पानी में डूबे हुए प्लांट्स ग्रो करने लगे, ठीक है। इसके अलावा सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, पानी में डूबे हुए हैं और फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं, फ्रीली तैर पा रहे हैं, वो वाली स्टेज आई प्लांट्स की, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे डेवलप होते गए तो यहाँ पे क्या हुआ, रेड स्वैम्प स्टेज आई, ठीक है। ये पानी वाला एरिया था, वहां पे बहुत घनी वनस्पति उग गई। फिर ओवर द टाइम मार्श मेडो स्टेजेस, कीचड़ में ये जो पेड़ उगे हुए हैं, ऐसी कोई मार्श वाली स्टेज आई, ठीक है। फिर ये जो छोटे छोटे झाड़ियां हैं, ये जो मार्शेस है वो स्क्रब स्टेज में परिवर्तित हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद में आई फॉरेस्ट वाली स्टेज। फॉरेस्ट वाली स्टेज की क्या स्पेशलिटी है यहाँ पे कंपैरेटिवली, कि यहाँ पे सबसे लंबे ट्री पाए जाएंगे, जबकि ऊपर देखो लंबे ट्री कहीं पे भी नहीं पाए जा रहे थे, ठीक है। तो अब ये कहानी है कि कैसे अपना एक नॉर्मल लैंड एरिया था जहाँ पे एक भी वेजिटेशन नहीं था, और ओवर द टाइम वो एक सघन वन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द स्टेडी एंड ग्रेजुअल चेंजेस। ग्रेजुअल चेंजेस यहाँ पे क्यों बोला है कि ये सारे चेंजेस वन बाय वन आएंगे, यूं नहीं कि फाइटोप्लैंक्टन्स रातों रात है ना स्क्रब वाली स्टेज में आ गया, ठीक है। वहां पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर गए, ऐसा नहीं है। ओवर द टाइम स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें घटित हुई है, ठीक है, जिस हिसाब से इनको एनवायरनमेंट मिला, ठीक है। Gradual changes in a species of given area with respect to the changing environment. Okay, it is predictable changes and is an in inevitable process of nature, as well as the biotic components have to keep up with the changes in our environment. तो अब ये जो स्टेप बाय स्टेप मैनर में सारे चेंजेस होते जा रहे हैं, कैसे एक लैंड एरिया सघन वन में कन्वर्ट हो गया, इसकी वजह से अपने एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि एक कोई है ना इंडिविजुअल प्लांट है, वो किस टाइप से पूरे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को इम्पेक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें अपन पढ़ते आ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे इस वाले यूनिट में, ठीक है। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन कितने टाइप का होता है, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। तो पहला है प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन की क्या कहानी है?
Primary succession is the succession that start in lifeless areas. मैंने आपको पीछे वाले डायग्राम में दिखाया था, वहां पे कोई भी लाइफ ग्रो नहीं कर करी हुई थी, ठीक है। एकदम लाइफलेस एरिया से जो सक्सेशन होते होते ओवर द टाइम जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, वो है प्राइमरी सक्सेशन। सच एज द रीजन डिवोइड ऑफ सोइल्स or the areas where the soil is unable to sustain their life. Okay, when the planet was first formed, there was no soil on Earth. The Earth was only made up of rocks. These rocks were broken down by microorganisms and eroded to form a soil. पहले रॉक्स थी अपनी पृथ्वी जब नई नई बनी तो वहां पे सिर्फ चट्टानें पाई जा रही थी, फिर चट्टानें ओवर द टाइम चट्टानों का डिग्रेडेशन होता गया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे आते गए, उन्होंने चट्टानों को धीरे धीरे सोइल में बहुत सारी वेदर प्रोसेसेस कंप्लीट हुई, फिर सोइल का फॉर्मेशन हुआ। फिर क्या हुआ, the soil then become the foundation of plant life. अब सोइल का अच्छे लेवल पे फॉर्मेशन हो गया, अच्छे लेवल का कंपोनेंट सोइल इंक्लूड कर रही है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स अगर ये अच्छे सोइल में है तो वहां पे प्लांट ग्रो कर पाएगा, तो प्लांट लाइफ वहां पे ओरिजिनेट होने लगी। दिस प्लांट हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। अब इन्हीं प्लांट्स की बदौलत बहुत सारे एनिमल सर्वाइव कर पा रहे हैं एंड प्रोग्रेसेस फ्रॉम द प्राइमरी सक्सेशन टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो इस टाइप से प्राइमरी सक्सेशन से एकदम क्लाइमेक्स कम्युनिटी का फॉर्मेशन हुआ है। The primary ecosystem is destroyed, secondary succession take place. अगर यदि इतनी चीजें हो गई, ये सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या वहां पे कभी दोबारा लाइफ नहीं फॉर्म हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल हो पाएगी, और उस वाली प्रोसेस को अपन बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। अब प्राइमरी सक्सेशन की प्रोसेस तो क्योंकि अपन पूरे एकदम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल लाइफ के नामो निशान नहीं थे, वहां से अपन सक्सेशन की प्रक्रिया देख रहे हैं, इसको होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। जबकि सेकेंडरी जो सक्सेशन अपन आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट होने में बहुत कम, कंपैरेटिवली बहुत कम साल लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्राइमरी सक्सेशन को डायग्राम के थ्रू दिखा दूं कि देखो, सबसे पहले ये जो पृथ्वी का एकदम इनिशियल टाइम को आप इमेजिन करो, बेयर रॉक्स है, ठीक है। फिर धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगे, मैंने बताया था, तो लाइकेन्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब लाइकेन्स ने क्या किया, ये जो रॉक्स थी, यहाँ से देखो इन्होंने सैंड का फॉर्मेशन होने चालू हुआ है। यहाँ पे सोइल कम है, फिर सोइल ज्यादा ज्यादा और ज्यादा। अब जैसे जैसे सोइल का फॉर्मेशन होने लगा, वैसे वैसे उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलते गए, ठीक है। स्मॉल एनुअल प्लांट्स एंड लाइकेन्स यहाँ पे ग्रो करने लग गए, ठीक है। फिर ग्रासेस उगने लग गई, यहाँ पे घास फूस वगैरह उगने लग गए, ठीक है। इसके बाद में ग्रासेस, श्रब एंड शेड इनटॉलरेंट ट्रीज यहाँ पे उगने लग गए। पाइन पाइन इनको बोलते हैं, ये वाले शेप के जो ट्रीज है ना, क्रिसमस ट्रीज के जैसे, इनको अपन बोलते हैं पाइन। ये सारे पेड़ उगने लग गए, ठीक है। अब आगे आ गए छाया रागी वृक्ष, शेडो टॉलरेंस ट्रीज सच एज ओक एंड हिकोरी, ओके। ऐसे करते करते अपनी सबसे पहले देखो इधर पाइनियर स्पीशीज थी ये सारी, ठीक है, यहाँ तक कहानी शुरुआती ही है। फिर यहाँ से इंटरमीडिएट स्पीशीज का जनरेशन होने लगा, फॉर्मेशन होने लगा, और फिर आ गई अपने क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया है जो कुछ सालों की बात नहीं है, ये हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ द इयर्स लगे अपन को ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने, ठीक है। और कंपैरेटिवली सेकेंडरी जो अपना सेकेंडरी जो सक्सेशन की प्रक्रिया होगी, उसमें ये टाइम और भी कम लगेगा, ठीक है। तो अपन अपन पहले देखते हैं कि सेकेंडरी सक्सेशन की क्या कहानी है, ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स व्हेन द प्राइमरी इकोसिस्टम गेट डिस्ट्रॉय। मतलब एक टाइम में वहां पे प्राइमरी इकोसिस्टम बहुत अच्छा खासा डेवलप था, लेकिन किसी भी फिजिकल हजार्ड्स के कारण वो सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। फिर वहां पे नया सिस्टम, फिर वहां पे नया सक्सेशन होने लगा और पूरा इकोसिस्टम वहां पे डेवलप हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल के, a climax community get destroyed by fire. It gets recolonized after the destruction. That is known as secondary ecological succession. Small plants emerge first, followed by larger plants. पहले small plants grow होने लगे, फिर बड़े बड़े plants वहां पे grow होने लग गए, ठीक है। The tall trees block the sunlight and
change in the structure of the organism below the canopy. Finally climax community का formation हो गया. अब सेकेंडरी सक्सेशन को आप डायग्राम के थ्रू देखो कि मान लो पहले अच्छा खासा अपना पूरा सिस्टम डेवलप था, फिर एक दिन बहुत भयानक आग लगी, ठीक है? आग लगी तो क्या ये सब डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है? अब ये सब जब डिस्ट्रॉय हो गया तो थोड़े टाइम ये यूं ही रहा और फिर यहाँ पे धीरे धीरे जब ये आग ठंडी हुई, ठीक है, इसके कुछ 1-2 साल की प्रक्रिया के अंदर ही ये देखो 1-2 साल की प्रक्रिया के अंदर ही यहाँ पे छोटे-छोटे वनस्पति ग्रो करने लग गई, ठीक है? फिर 3 से 4 साल के बाद में घास-फूस वगैरह यहाँ पे उगने लग गए। तो जब तक घास-फूस उग रहे थे तब तक अपन बोल रहे हैं अपनी पायनियर स्टेज में, ठीक है? फिर अपन आती है अपनी इंटरमीडिएट स्पीशीज। इंटरमीडिएट स्पीशीज में अगेन ग्रासेस भी आएंगे, श्रब्स, पाइन्स, यंग ओक और हिकोरी जैसे प्लांट्स आएंगे, वो यहाँ पे ग्रो होने लग गए, ठीक है? फिर धीरे 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 मेच्योर ओक और हिकोरी फॉरेस्ट डेवलप हो गए, ठीक है? तो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन गई। तो लगभग देखो इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में 150 साल लगे, जबकि वहां पे 100 से 1000 साल लग रहे थे उस प्रक्रिया को कंप्लीट होने में, ठीक है? अब अपनी कहानी सेकेंडरी सक्सेशन की कंप्लीट हो गई। अब एक सीरियल कम्युनिटी है। A serial community is an intermediate stage of ecological succession advancing towards the climax community. इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करते हैं इकोलॉजिकल सर्विसेज के बारे में, ठीक है? Ecological services are defined as the direct or indirect contribution of ecosystem to human well-being and have an impact on our survival and quality of life. इकोलॉजिकल सर्विसेज अपनी वेलबींग को बढ़ाने का काम करती है, ठीक है? अपनी अपनी क्या इवन किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म हो, उसकी उसकी लाइफ को उसकी लाइफ के बेटरमेंट के लिए कार्य कर रही है, ठीक है? अब इकोलॉजिकल सर्विसेज में अपन को 2-4 टॉपिक मेंशन किए हुए थे, उनमें से एक है कार्बन फिक्सेशन, ठीक है? तो कार्बन फिक्सेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट फिक्स एटमॉस्फेरिक कार्बन टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन फिक्सेशन की प्रोसेस क्या-क्या है? Photosynthesis is the main process of carbon fixation. Carbon fixation occur in the dark reaction or light independent reaction of the photosynthesis process. The process of carbon fixation slightly differs in C3, C4 and chem plants, but the Calvin cycle or C3 pathways is the main biosynthetic pathway for the carbon fixation. अब कार्बन फिक्सेशन की प्रोसेस में कौन-कौन सी सारी प्रक्रियाएँ होने वाली है, कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, कैसे प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन देख रहे हैं, ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं एल्गी एंड सम बैक्टीरियाज। कार्बन फिक्सेशन अकर्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट में जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होएगी, तो वहाँ पे कार्बन का फिक्सेशन होता है, ठीक है? ये सारी चीजें आपने होपफुली 11th क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है? नहीं भी पढ़ी है तो स्किप कर देना, पढ़ने मत बैठना, क्योंकि अपने सीयूईटी के एग्जाम में ये नहीं आने वाला है, ठीक है? हियर carbon dioxide from the atmosphere is combined with water to produce glucose and oxygen in the presence of sunlight and chlorophyll. वही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इन्होंने दोबारा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? फिर अपन बात करते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन के बारे में। तो कार्बन फिक्सेशन इज द इनिशियल स्टेप इन प्राइमरी प्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय व्हिच autotrophic organism produce organic components that serve as food for the entire ecosystem, ठीक है? अब ऑटोट्रोफ्स का रोल क्या-क्या है? ऑटोट्रोफ इंड्यूसिंग प्लांट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स आर द प्राइमरी कार्बन फिक्सर्स इन द इकोसिस्टम। फिर हेट्रोट्रोफ्स और कंज्यूमर्स लिखना है यहाँ पे, उनका किस टाइप से यूज होता है, ठीक है? तो हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल्स, फंजाई कंज्यूम ऑर्गेनिक components produced by autotrophs throughout the carbon fixation, okay? अब ये अगर ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल लगे तो बस आपको एक बार ध्यान में रखनी है, जितनी भी हेडिंग्स दिख रही है यहाँ पे उनको, ठीक है? ये अंदर वाला याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज ये सिर्फ समझने के लिए एक बार, ठीक है? बाकी ये हेडिंग हेडिंग आपको एक बार अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है? इसके अलावा रिजर्वायर कौन कौन से है कार्बन के, ठीक है?
इसके अलावा कार्बन की साइक्लिंग किस टाइप से होती है, इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। बाकी क्वेश्चन बनने इतनी थ्योरेटिकल चीजें हैं, तो इनसे वो क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल रटने तो मत ही बैठ जाना। ये जो इकोलॉजिकल सर्विसेज वाला जितना भी टॉपिक मैं बता रही हूँ ना, चाहे कार्बन फिक्सेशन वाला ये पूरा है, इसको बस एक बार अच्छे से कहानी के जैसा पढ़ लेना, चीजें समझ में आ जाएगी। बाकी यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कंपेरेटिवली कम और नहीं के बराबर है इवन, ठीक है। ये बात अपन ने कर ली। अब बात करते हैं पोलिनेशन के बारे में। ये भी इकोलॉजिकल सर्विसेज में ही मेंशन किया हुआ था, लेकिन ये थोड़ा सही टॉपिक लगा, क्वेश्चन बनने लायक टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसको अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। Pollination is the process by which pollen grains are transferred from the male reproductive organs to the female reproductive organ of the flower. अब जब मैंने आपको रिप्रोडक्शन वाले में जब चैप्टर पढ़ा रही थी प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो भी मैंने पोलिनेशन के बारे में बताया था, ठीक है। कि जो एंथर है, एंथर क्या था, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, और जो स्टिग्मा है वो क्या था, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, ठीक है। तो अब जो पोलन ग्रेन्स है वो एंथर से स्टिग्मा तक कैसे जाएंगे, उसी प्रोसेस को अपन ने पोलिनेशन बोला था, ठीक है। लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन एंड सीड प्रोडक्शन। फिर पोलिनेशन हो जाएगा तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ, तभी फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर सीड का प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा of the same flower or a different flower on the same plant, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर of one flower to the stigma of another flower or different plant of the same species। तो सेल्फ पोलिनेशन क्या है, एक प्लांट लो, इसी के फूल से यहीं पे यही यहाँ पे स्टिग्मा है, यहीं पे एंकर है, यहीं पे पोलिनेशन हो गया, खुद ही को पोलिनेट कर दिया, दैट इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन। जबकि क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, प्लांट बनाओ, अब यहाँ पे बहुत सारे फूल, अभी ये तो मैंने अलग ही बना दिया, लेकिन बहुत सारे फूल हैं, तो या तो यहाँ से यहाँ पे पोलिनेशन हो गया, या फिर इसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर या इसका पोलिनेशन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉस पोलिनेशन, एक ही फूल में हो गया तो वो सेल्फ पोलिनेशन। सॉरी, मैंने एक चीज यहाँ पे गलत बताई है, वो ये है कि सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन को डायग्राम के थ्रू एक बार दोबारा बता देती हूँ। दो प्लांट बनाओ सबसे पहले, ठीक है। अब इस पे एक फूल है, ठीक है। अब या तो इसी का एंथर से स्टिग्मा पे चला गया वो पोलन ग्रेन, तो ये भी सेल्फ पोलिनेशन है। इसी सेम प्लांट का यहाँ पे ये चला गया हो तो ये भी सेल्फ पोलिनेशन है, ठीक है। डिफरेंट फ्लावर ऑन ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स भी हो सकते हैं। ये हो गई सेल्फ पोलिनेशन की कहानी। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्रॉस पोलिनेशन की कहानी। अलग अलग प्लांट पे चले गए, ये इसका तो मेल, यहाँ से पोलन ग्रेन्स आके इस वाले स्टिग्मा पे चले गए, तो वो हो गया अपना क्रॉस पोलिनेशन, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से एजेंट्स है जो पोलिनेशन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें अपन बात करते हैं, हो सकता है कि इंसेक्ट्स के थ्रू पोलिनेशन की प्रोसेस हो रही हो, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे एंटोमोफिली, ठीक है। एंटोमो इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अबाउट इंसेक्ट्स, ओके। एंटोमोफिली, इसमें bees, butterflies, moths, beetles and flies are common insect pollinators attracted to the flower by nectar and pollens, okay। फिर हो सकता है कि विंड के थ्रू पोलिनेशन की प्रोसेस हो रही हो, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, विंड के थ्रू, तो इसको अपन बोलते हैं एनिमोफिली, ठीक है। सम प्लांट्स लाइक grasses and many trees rely on wind to carry their pollens from the one flower to another flower, okay। इसके अलावा हो सकता है कि वाटर के थ्रू पोलिनेशन की प्रोसेस हुई हो, तो अपन इसको बोलेंगे हाइड्रोफिली। हाइड्रो रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को। एक्वेटिक प्लांट्स यूजेस दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन प्रोसेस, ओके। फिर एनिमल्स के थ्रू हो रही है, तो एनिमल्स के लिए अपन बोल रहे हैं जूफिली, बर्ड्स, बेट्स एंड सम स्मॉल मैमल्स
serve as pollinators for certain plant species. ओके, अब पोलिनेशन के लिए कौन कौन से अडेप्टेशंस हैं उसके बारे में अपन ध्यान करेंगे। तो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फूल, अगर भी अपन को पोलिनेशन की प्रोसेस करानी तो फूल में कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो फूल दिखने में सुंदर सा होना चाहिए, सुंदर कलर का होना चाहिए, चटक कलर होने चाहिए, ब्राइट कलर होने चाहिए, ताकि वो किसी भी एनिमल को या इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ठीक है, इसके अलावा उसकी खुशबू बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उसमें नेक्टर बहुत अच्छे लेवल पे होना चाहिए, तभी बीज और इंसेक्ट्स बार बार आएंगे उस पे फीड करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा पोलन की क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए। तो पोलन जो है वो चिपचिपे होने चाहिए। ठीक है, ताकि वो उसकी बॉडी से चिपक पाए, कोई भी फीड करने आए इंसेक्ट एनिमल उसकी बॉडी पे चिपक पाए। ठीक है, टाइमिंग, फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफन सिंक्रोनाइज देयर फ्लावरिंग विद द एक्टिविटी पीरियड ऑफ देयर पोलिनेटर्स। ये बात कर ली अपन ने, एडेप्टेशन क्या क्या होना चाहिए किसी भी प्लांट के अंदर पोलिनेशन के लिए। ठीक है, फिर इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है। तो सिग्निफिकेंस तो क्या है, उस सॉरी उस प्लांट को आगे सरवाइव करने के लिए, उस प्लांट स्पीशीज को आगे बनाए रखने के लिए काम में आएगा। इसके अलावा पोलिनेशन सिंड्रोम्स क्या क्या होते हैं, पोलिनेशन के मैकेनिज्म क्या क्या है, इसको आप अच्छे से देख लो। ठीक है, एक है एंटोमोफिली, इंसेक्ट कलेक्ट पोलन ऑन देयर बॉडीज एज दे forage for nectar transferring in between flowers and as they move। इसके अलावा एक होता है एनिमोफिली, एक होता है जूफिली। तो ये पोलिनेशन की मैकेनिज्म मैंने आपको यहाँ पे भी पढ़ा दी है। ठीक है, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन में यहाँ पे गलती से ये दोबारा आ गया। ठीक है, अब पोलिनेशन की इकोलॉजी और चैलेंजेस क्या क्या है ये भी आप पढ़ लोगे। एक बार पढ़ने लर्न करने रटम लगाने इनको मत बैठना। ठीक है, अब आई थिंक ये अपना लास्ट टॉपिक है ऑक्सीजन रिलीज। तो ये भी अपने आप में थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक तो है। ठीक है, और यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावनाएं भी नहीं है। ठीक है, बेसिकली मैं क्वेश्चन के फॉर्मेशन के बारे में बता दूं कि जितने भी कंसेप्चुअल चीजें होती है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। ठीक है, रादर देन सो कॉल्ड थ्योरेटिकल पोर्शन अनाप शनाप दिया हुआ है, सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, तो मेरे को तो एक बार का पढ़ाना ही होगा। ठीक है, तो वो मैं पढ़ा रही हूँ कहानी के जैसे, एक बार उसको पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना कहानी के जैसे, समझ में आ जाएगी क्या चीजें चल रही है। ठीक है, बाकी जहाँ पे कंसेप्ट है वहाँ कंसेप्ट वाली चीजें हैं, उसको एक बार अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ऑक्सीजन रिलीज के बारे में। इन इकोलॉजी ऑक्सीजन रिलीज रेफर टू द प्रोसेस बाय व्हिच ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एंड released into the environment primarily through the biological process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन आई प्लांट में, प्लांट से फिर, ठीक है, इसके अलावा प्लांट ने फिर फोटोसिंथेसिस सॉरी प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, फिर O2 को रिलीज किया, CO2 को कंज्यूम किया, फिर एनिमल्स ने उसको यूज किया। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज इज एसेंशियल एंड sustaining aerobic respiration in organism, maintaining atmosphere oxygen level and supporting life on earth। अब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे हैं, उसी की वजह से O2 जनरेट हो पा रही है, उसी की वजह से जितनी भी लाइफ आज अर्थ पे बनी हुई है उनको सपोर्ट मिल रहा है, उनको ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, अब ऑटो रिलीज फोटोसिंथेसिस के थ्रू होती है, अपन को पता है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में ध्यान कर लेना है आपको। ठीक है, फिर क्लोरोप्लास्ट में ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ये मैंने बताया था। किस टाइप से लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस चलेगी उनको आप एक बार देख लोगे। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन का इवोल्यूशन किस टाइप से हुआ होगा। तो द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज अ रिजल्ट of the splitting of water molecules H2 into oxygen and hydrogen atoms। ये क्या बोल रहा है कि अपना वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गया, स्प्लिट होने का मतलब टूट गया, किस में, H प्लस प्लस O2, ये हाइड्रोजन आयन है और ये अपनी ऑक्सीजन है और ये अपना वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इस टाइप से वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन बनी है। ठीक है, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस की थ्रू यहाँ पे सन की फॉर्म में एनर्जी लेंगे और पानी भी ले ही रहा है प्लांट, पानी का कंजप्शन भी कर रहा है, तो ऐसे आगे जाके वो O2 को फॉर्मेशन कर देगा।
नेट ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किस टाइप से होता है, ठीक है। फिर इकोसिस्टम सर्विसेज में ऑक्सीजन अपना रोल किस टाइप से प्ले कर रहा है, बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड किस टाइप से अपने एटमॉस्फेयर में O2 और CO2 का बैलेंस बना हुआ रहता है, इसके बारे में पढ़ लेना है। और फिर लास्ट टॉपिक अपना आएगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ऑक्सीजन के अपने एनवायरमेंट के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो बेसिकली ये जो हेडिंग्स मैंने यहाँ पे ब्लू और हाईलाइट करके दी हुई है, उनको आपको बहुत अच्छे से एक बार ध्यान में रख लोगे, बाकी अंदर की तरफ एज सच कोई क्वेश्चन बनने लायक चीज नहीं है। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर दूं कि सारी चीजें मैंने क्या क्या एक्सप्लेन करी है इस वाले चैप्टर में। सबसे पहले सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। फिर इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में बायोटिक और एबायोटिक चीजों के बारे में बता दिया, कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। क्या प्रोड्यूसर्स होते हैं, कौन कंज्यूमर होते हैं, कौन डिकम्पोजर होते हैं, एनर्जी का फ्लो किस टाइप से होता है उसके बारे में बता दिया। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से थे जिनमें जीवन नहीं है, वो सारी चीजें बता दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन को किस टाइप से अपन स्टडी कर सकते हैं। तो उसको 4 पॉइंट के अंदर अपन स्टडी कर सकते हैं। तो प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर ली थी। उसके बाद में प्रोडक्टिविटी के टाइप देखे थे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद में डिकम्पोजिशन किस टाइप से होता है, कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा 10% लो पढ़ा था जिसको कि लिंडमैन लो भी बोलते हैं, ठीक है। फिर डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको देख लिया था। फिर पायरामिड्स देखे थे अपन नंबर्स को लेके, जिसको कि अपन ने एल्टोनियन पायरामिड भी बोला है, ठीक है। ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम में उल्टा होगा, सीधा रहेगा हमेशा, लेकिन ट्रीज के केस में ये उल्टा हो सकता है, ठीक है। पायरामिड ऑफ बायोमास के बारे में बात करी थी, इन्वर्टेड है वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। इसके बाद में पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में बात करी थी, जो कि हमेशा ही सीधा रहेगा, ठीक है। हमेशा ये सीधा पिरामिड ही बनेगा। इसके लिए मैंने आपको लैंडमैन लो या 10% एनर्जी लो के बारे में बताया था पीछे, ठीक है। फिर लिमिटेशंस क्या क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड, क्या अपन को सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, नहीं ना, तो यही इसकी सारी लिमिटेशंस बताई थी मैंने। फिर आज की क्लास में अपन ने चालू किया है न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में, कार्बन की साइकिल, कौन कौन सी साइकिल गैसियस है, कौन कौन सी सेडिमेंट्री है, और कौन सी साइकिल्स दोनों को ही इंक्लूड कर रही है, ठीक है। फिर कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ा था, डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने आपको सारी चीजें बता दी। फिर बारी आई फॉस्फोरस साइकिल की। ऐसा जो यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन बनने लायक चीज थी नहीं, और ध्यान में रख के आप इसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में बताया था, ये थोड़ी सी ध्यान में रखने लायक टॉपिक है, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन को अच्छे से पढ़ देख लेना है, तो उसके लिए मैंने आपको डायग्राम भी अच्छे से एक्सप्लेन करे थे, ठीक है। इसके बाद में इकोलॉजिकल सर्विसेज कतई बिल्कुल ही थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है। कार्बन फिक्सेशन कैसे क्या होता है, तो ये सारी चीजें कहानी के जैसे पढ़ने के लिए, टू द पॉइंट आपको लर्न करने के लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि लर्न करने के लिए बहुत सारी यूनिट है, उनमें बहुत सारे टॉपिक मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में पोलिनेशन भी अगेन क्वेश्चन बनने लायक एरिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंसेप्ट है समझने के लिए, ठीक है। इसके अलावा उसकी डेफिनेशन, कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, अडेप्टेशन किस टाइप से होता है प्लांट में पोलिनेशन के लिए, ये सारी चीजें पढ़ी थी अपन ने। फिर लास्ट टॉपिक था अपना ऑक्सीजन रिलीज, ये भी थ्योरेटिकल सा पोर्शन है, तो एक बार सिर्फ और सिर्फ आपको इसको रीड आउट करना है, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ओके, थैंक यू।